पुराने पुल के नीचे से आती पुकार। बरसात की वो रात आज भी मुझे पूरी तरह याद है। इतनी साफ, जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। मेरा नाम राघव है। मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे नूरपुर में पला बड़ा हूं। हमारा कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके आसपास की जगहों के बारे में ऐसी ऐसी बातें मशहूर थीं कि शाम ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। उन्हीं जगहों में से एक था पुराना लोहे का पुल, जो कस्बे से थोड़ी दूर सूखी नदी के ऊपर बना हुआ था। उसे लोग काली पुलिया कहते थे। दिन में देखने पर वो बस एक टूटा फूटा जंग लगा पुल लगता था, जिसके नीचे कभी नदी बहती थी। लेकिन अब ज्यादातर मौसम में वहां सिर्फ कीचड़, झाड़ियां और कुछ गहरे गड्ढे ही रह गए थे। पर रात में वो पुल कुछ और ही बन जाता था। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद पुल के नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कुछ लोग कहते वो अपने बच्चे को पुकारती है, कुछ कहते वो किसी को नाम लेकर बुलाती है, और कुछ लोग सिर्फ इतना कहते, अगर आवाज सुनो तो पीछे मत जाना। मैं इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन उस रात मुझे करना पड़ा। शुरुआत एक फोन कॉल से हुई। यह लगभग 7 साल पहले की बात है। मैं तब शहर में नौकरी करता था, लेकिन त्योहारों पर अपने कस्बे आया हुआ था। उस दिन शाम से ही मौसम खराब था। तेज हवा, बादल और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। मैं अपने पुराने दोस्त विक्रम से मिलने गया था। हम बचपन से साथ थे, लेकिन कई सालों बाद आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। रात के करीब 10:30 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मेरी छोटी बहन निधि का नाम था। मैंने कॉल उठाई। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने दवा लिखी है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने कहा कि ये दवा बस हाईवे वाले 24 घंटे खुले मेडिकल पर मिलेगी। मैं एकदम खड़ा हो गया। तू घबरा मत, मैं अभी लाता हूं। हाईवे वाला मेडिकल हमारे घर से करीब 8 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता उसी पुराने पुल से होकर जाता था। दूसरा रास्ता लंबा था, करीब 15 किलोमीटर। बारिश और पापा की हालत देखते हुए मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। विक्रम ने मेरा चेहरा देखा तो पूछ बैठा, क्या हुआ? मैंने जल्दी जल्दी बात बताई। उसने तुरंत कहा, मैं भी चलता हूं। हम दोनों उसकी पुरानी बाइक पर निकल पड़े। रात गहरी होती जा रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। हवा में मिट्टी और बारिश की मिली जुली गंध थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। जब हम कस्बे से बाहर निकले तो बिजली भी चली गई। अब रास्ते पर बस बाइक की हेडलाइट और आसमान में चमकती बिजली ही रोशनी दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद हम काली पुलिया के पास पहुंच गए। पुरानी कहानी जो सच निकली। विक्रम ने किसी तरह बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन इंजन बहुत अजीब आवाज कर रहा था। हम पुल पार करके थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि उसने बाइक रोक दी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। राघव, उसने कहा, तुझे सरला की कहानी पता है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, विक्रम बोला। बहुत साल पहले इसी पुल के नीचे एक औरत की लाश मिली थी। नाम था सरला। वो पास के गांव की थी। उसका 3 साल का बेटा भी था। कहते हैं उसका आदमी शराबी था। एक रात दोनों में झगड़ा हुआ। औरत बच्चा लेकर मायके जा रही थी। रास्ते में तूफान आया। सुबह पुल के नीचे उसकी लाश मिली, लेकिन बच्चा कभी नहीं मिला। मैं चुप रहा। लोगों ने कहा कि वो पानी में बह गया होगा। विक्रम बोला, लेकिन सरला की मां कहती रही कि बच्चा गायब हुआ है, बहा नहीं। उसके बाद से जो भी रात में इस पुल से गुजरा, उसे कभी औरत के रोने की, कभी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तो लोग पुलिस के पास नहीं गए? गए थे, पर कुछ साबित नहीं हुआ। बस धीरे धीरे मामला दब गया। फिर लोगों ने रात में उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। मैंने उसकी बात बीच में काटी, लेकिन उसने मेरा नाम कैसे लिया? इस सवाल का जवाब उसके पास भी नहीं था। दवा लेकर लौटते वक्त असली डर शुरू हुआ। किसी तरह हम मेडिकल स्टोर पहुंचे, दवा ली और तुरंत वापस लौटे। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन दिल में एक डर लगातार चिपका हुआ था। वापसी में फिर उसी पुल से जाना पड़ेगा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। जब हम फिर पुल के पास पहुंचे, घड़ी में करीब रात के 12 बज रहे थे। इस बार हमने तय किया कि पुल पार करते समय न नीचे देखेंगे, न रुकेंगे, बस सीधे निकल जाएंगे। बाइक पुल पर चढ़ी। पहला सेकंड कुछ नहीं, दूसरा सेकंड
हवा और तेज। तीसरा सेकंड, थक, जैसे किसी ने बाइक के पीछे जोर से हाथ मारा हो। विक्रम ने घबराकर एक्सीलेटर बढ़ाया। तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, ठंडा, गीला और बेहद भारी। मैंने चीखकर पीछे देखा। बाइक की पिछली सीट पर मेरे बिल्कुल पीछे कोई बैठा था। वही नीली साड़ी, वही भीगे बाल, वही झुका हुआ चेहरा। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर जकड़ी हुई थीं और उसके दूसरे हाथ में अब भी वही लाल जूता था। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठ हिले। मेरा बच्चा कहाँ है? मैं चीखा। विक्रम ने बाइक को इतनी तेज दौड़ाया कि हम लगभग फिसलते फिसलते पुल से बाहर निकले। जैसे ही पुल पीछे छूटा, मेरे कंधे का भार अचानक गायब हो गया। मैंने पीछे देखा, सीट खाली थी, लेकिन मेरे कंधे पर कीचड़ भरे 5 उंगलियों के निशान साफ थे। अगर मैं न पहुंचूं, तो मेरे बच्चे को बचा लेना। लेकिन वो संदेश देर से पहुंचा। उस रात जब मैं घर लौटा, मां से सच पूछा। बहुत देर तक वो चुप रहीं, फिर रोते हुए बोलीं, हाँ सरला, हमारी रिश्तेदारी में थी। उसकी मौत के बाद कुछ महीनों तक तेरी नानी यही मानती रहीं कि बच्चा जिंदा है। उन्होंने बहुत ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। बाद में सबने बात दबा दी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो अब? मां ने कहा, अगर वो तुझे बुला रही है, तो शायद वो चाहती है कि उसका सच बाहर आए। उस रात मैं अकेला नहीं गया। मैं, विक्रम, मास्टर जी और गांव के 2 आदमी मिलकर फिर उसी पुल पर पहुंचे। मेरे हाथ में वो लाल जूता था। रात शांत थी, लेकिन हवा असामान्य रूप से ठंडी। जैसे ही हम पुल के नीचे उतरे, मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने कांपते हुए कहा, अगर तुम सच में अपने बच्चे को ढूंढ रही हो, तो हम मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ वो कहाँ है। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक तेज हवा चली, झाड़ियों के बीच से, जैसे किसी ने इशारा किया हो। हम टॉर्च लेकर उधर बढ़े। वहां कीचड़ में आधा धंसा एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उसे बाहर निकाला गया। ताला जंग खाया था, लेकिन टूट गया। अंदर कपड़ों का एक बंडल था और उसके बीच एक छोटे बच्चे की हड्डियां। मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। मास्टर जी ने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान! संदूक में एक पुरानी चांदी की पायल और एक कपड़े में लिपटा कागज भी था। कागज लगभग गल चुका था, लेकिन कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। अगर कोई इसे पाए, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना। उसके नीचे नाम था, सरला। मुझे तभी समझ आया, वो बच्चा कभी बहा नहीं था। उसे मारकर पुल के नीचे छिपा दिया गया था। उस पुकार का अंत। अगले दिन पुलिस आई। पुराने रिकॉर्ड खुले। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बयान दिए। बहुत कुछ कानूनी तौर पर साबित तो नहीं हो पाया, क्योंकि मामला बहुत पुराना था, लेकिन कम से कम सरला और उसके बच्चे के अवशेषों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हुआ। मैं भी वहां था जब चिता जली। मुझे लगा जैसे हवा में कोई बहुत धीमी सी आवाज तैर रही हो, रोने की नहीं, शुक्रिया की। उसके बाद से काली पुलिया के बारे में वो आवाजें सुनाई देना बंद हो गईं। लोग कहते हैं अब वहां उतना डर नहीं लगता। कुछ तो रात में भी निकल जाते हैं, लेकिन मैं आज तक उस रास्ते से अकेला नहीं गया, क्योंकि कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। सरला और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार होने के 2 दिन बाद मैं अपने कमरे में सामान समेट रहा था। तभी मेरी नजर अलमारी के ऊपर पड़ी। वहां धूल के बीच वही लाल जूता रखा था। मैंने उसे कांपते हाथों से उठाया। इस बार वो सूखा था, साफ था, जैसे कभी कीचड़ में रहा ही न हो, और उसके अंदर एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची थी। मैंने उसे खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब कोई और नीचे से नहीं पुकारेगा। उस दिन के बाद वो जूता भी गायब हो गया। मैंने बहुत ढूंढा, मां ने भी, लेकिन वो कभी नहीं मिला। आज इतने साल बाद भी जब तेज बारिश होती है और रात के सन्नाटे में दूर कहीं ट्रेन या हवा की आवाज गूंजती है, तो मुझे वही पुल याद आता है, वही काली रात, वही कंधे पर ठंडी उंगलियां और वही टूटी हुई आवाज, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने जिंदगी में बहुत कहानियां सुनी है, कुछ बनाई भी है, लेकिन ये कहानी मैं कभी बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो इंसान के अंदर रह जाती हैं। और अगर कभी आप किसी पुराने पुल के पास से गुजरें
और नीचे से कोई आपको नाम लेकर पुकारे, तो एक बात याद रखिएगा, पीछे मुड़कर मत देखिए।